नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं और इसके परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने द्वितीय विश्व युद्ध और इसके कारण के बारे में अध्ययन किया है। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ब्रिटेन और फ्रांस ने आक्रमण समाप्त करने की चेतावनी दी। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 3 सितंबर 1939 को दोनों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की जर्मनी के विरुद्ध। जर्मनी काफ़ी समय में युद्ध की तैयारी कर रहा था और युद्ध के नए तरीक़ों का सफल प्रयोग भी स्पेन के गृह युद्ध में वो कर चुका था। जर्मन सेनाओं ने प्रबल आक्रमण करते हुए 5 सितंबर को संपूर्ण साइलेशिया पर अधिकार कर लिया और 2 सप्ताह की भीषण लड़ाई के बाद जर्मन सेनाओं ने पोलैंड की राजधानी वारसा पर अधिकार कर लिया। जर्मनी का पोलैंड की राजधानी वारसा पर अधिकार। रूस यूक्रेनिया को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। 17 सितंबर को पीछे हटती हुई पोलैंड की सेना पर रूस की सेना ने अचानक हमला बोल दिया। 5 दिन की लड़ाई के बाद रूस ने यूक्रेन पर अधिकार कर लिया। अगली घटना रूस का यूक्रेन पर अधिकार। एक तरफ जर्मनी का आक्रमण तो दूसरी तरफ जो है रूस का आक्रमण। इसकी वजह से पोलैंड पूरी तरह से पस्त हो गया और विवश होकर के उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 29 सितंबर को जर्मनी और रूस ने पोलैंड का बंटवारा कर दिया। 29 सितंबर को जर्मनी व रूस ने पोलैंड का बंटवारा पोलैंड का पश्चिमी भाग जर्मनी को और पूर्वी भाग जो है रूस को प्राप्त हुआ। फ्रांस में पोलैंड की सरकार का पुनर्गठन किया गया और युद्ध चलता रहा। अक्टूबर 1939 में रूस ने यह एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया से अलग अलग संधियां की, जिसके अनुसार तीनों राज्यों ने अपने सामुद्रिक और हवाई अड्डे रूस को सौंप दिए, लेकिन फिनलैंड संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप 30 नवंबर 1939 को रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर 1 महीने में फिनलैंड के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। 30 नवंबर
30 नवंबर 1939 को रूस का फिनलैंड पर अधिकार। 12 मार्च 1940 को दोनों के बीच संधि हुई, रूस के और फिनलैंड के बीच। रूस ने फिनलैंड के सभी सामरिक दृष्टि के महत्वपूर्ण क्षेत्र अपने अधीन कर लिए। पोलैंड पर अधिकार करने के बाद हिटलर ने एक कूटनीतिक चाल चली, और ऐसी चाल वह हमेशा से खेलता आया था। उसने ब्रिटेन और फ्रांस से कहा कि युद्ध बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब उसे अन्य किसी प्रदेश प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर की चाल से अनभिज्ञ नहीं थे, फिर भी इस शर्त पर शांति स्थापित करने को तैयार नहीं थे। हिटलर की विजयों को मान्यता प्रदान कर दी जाए। पोलैंड विजय के बाद लगभग 8 महीने तक हिटलर ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की, और इस समय में जो है एक और तो वह शांति स्थापित करने की अपील करता रहा, दूसरी तरफ जो है युद्ध की तैयारी करता रहा। तो 9 अप्रैल 1940 को उसने डेनमार्क और नॉर्वे पर धावा बोल दिया। हिटलर के द्वारा हिटलर द्वारा 1940 9 अप्रैल 1940 को डेनमार्क व नॉर्वे पर आक्रमण। दोनों ने पराजित होकर के जर्मनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। हिटलर की बढ़ती शक्ति से मित्र राष्ट्र में खलबली मच गई, और 10 मई को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलिन को त्यागपत्र देना पड़ा। चर्चिल के नेतृत्व में संयुक्त सरकार बनाई गई, और इसी दिन जर्मनी ने लग्जमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया। लग्जमबर्ग पर उसी दिन अधिकार कर लिया उसने, और 5 दिन बाद हॉलैंड पर अधिकार कर लिया, और 28 मई को बेल्जियम ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन बेल्जियम की सहायता के लिए लाखों की संख्या में ब्रिटिश सेना आई हुई थी, किंतु वह स्वयं जर्मनी सेनाओं से गिर गई, और ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने अपने कुशल रण कौशल का परिचय देते हुए अपनी अधिकांश सेना को वहाँ से बचा लिया। 10 मई को ही हिटलर ने अपने पुराने शत्रु फ्रांस पर हमला कर दिया, और फ्रांस की सेना इस प्रबल आक्रमण के समक्ष टिक नहीं सकी। 11 जून को इटली ने भी युद्ध की घोषणा करते हुए फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 14 जून को पेरिस नगर पर जर्मन सेनाओं का अधिकार हो गया, और 22 जून 1940 को फ्रांस ने हथियार डाल दिए। फ्रांस और जर्मनी के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार उत्तरी फ्रांस जर्मनी के अधिकार में आ गया और दक्षिणी फ्रांस को स्वतंत्र मान लिया गया। लेकिन बहुत सी फ्रांसीसी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध जारी रखना चाहते थे, अतः जनरल डिगोल के नेतृत्व में कुछ फ्रांसीसी देशभक्त इंग्लैंड पहुँचे, और वहाँ आज़ाद फ्रांसीसी सेना और आज़ाद फ्रांसीसी सरकार गठित की। इस आज़ाद फ्रांसीसी सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध अपना युद्ध जारी रखा। अब नॉर्वे से लेकर के दक्षिणी स्पेन तक पूरे समुद्र तट पर जर्मनी का अधिकार हो गया, और 18 जून 1940 को जर्मनी ने इंग्लैंड पर भीषण हमला कर दिया, और 5 महीने तक जर्मन हवाई जहाज़ इंग्लैंड पर बम वर्षा करते रहे। अकेले लंदन पर 50,000 बम गिराए गए, लेकिन चर्चिल के नेतृत्व में इंग्लैंड की सरकार ने बड़े साहस से जर्मनी का मुकाबला किया, और जर्मनी के 30,000 से भी अधिक बम वर्षक विमानों को मार गिराया। ब्रिटेन ने हिटलर को बता दिया कि ब्रिटेन से टक्कर लेना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे जो है हिटलर ने अपने आक्रमण को धीमा कर दिया, और इधर इटली ने सोमालीलैंड, केनिया और सूडान पर अधिकार कर लिया। इटली ने उत्तरी मिस्र पर आक्रमण किया, उसके बाद यूनान पर चढ़ाई की, और यूनान ने अन्य राष्ट्रों की सहायता से इटालियन सेना को यूनान से बाहर निकाल दिया, और इस पर जो है जर्मनी ने इटली की सहायता की, जिससे अप्रैल 1941 में यूनान पर जर्मनी का अधिकार हो गया। रूस भी निरंतर जो है बाल्टिक क्षेत्रों पर कब्जा करता जा रहा था, और जापान भी पीछे रहने वाला नहीं था। तो इस वजह से जो है बृहत्तर पूर्वी एशिया का निर्माण करना चाहता था वो, इसलिए वह जर्मनी और इटली से मैत्री करके सितंबर 1940 में धुरी राष्ट्रों में शामिल हो गया, और 2 महीने बाद जो है हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया भी इस गुट में शामिल हो गए।
फरवरी 1941 को यूगोस्लाविया पर हमला करके उसे भी हरा दिया। जर्मनी ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए इराक, ईरान, सीरिया पर आक्रमण किया, लेकिन जर्मनी को ब्रिटिश शक्ति के समक्ष जो है पराजित होना पड़ा। इससे अब जर्मनी के पूर्वी रास्ता एकदम जो है बंद हो गया। रूस और जर्मनी के बीच अनाक्रामक समझौता हो चुका था, लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षा के सामने सभी संधीय समझौते वो महत्वहीन थे और वह रूस को पराजित कर पूर्वी सीमा के खतरे को समाप्त करना चाहता था। ये 22 जून 1941 को जर्मन सेना रूस पर आक्रमण कर यूक्रेनिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पूरी पोलैंड पर से रूसी आधिपत्य समाप्त कर दिया और जर्मनी फौजें लेनिनग्राद के निकट आ पहुंची। लेनिनग्राद, मॉस्को में रूसी सेनाओं ने घोर युद्ध किया और रूस की गली गली और घर घर में जो है शत्रु के विरुद्ध मोर्चाबंदी की गई। अंत में रूसी सेनाओं ने जर्मन फौजियों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और विजय पथ पर निरंतर अग्रसर होने वाले जर्मनी रूस से जो है वो पछाड़ गया या हार खा गया। पर्ल हार्बर अमेरिकन जल सेना का प्रधान केंद्र था। ये पर्ल हार्बर जापान ने बिना युद्ध घोषित किए ही इस पर आक्रमण कर दिया 7 दिसंबर 1940 को। और इस पर अब अमेरिका भी युद्ध में कूद गया। तो इंग्लैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनने जो है जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो जर्मनी, इटली, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से जो है युद्ध की लपटों ने सारा विश्व जो है अपनी चपेट में ले लिया। जापान बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता गया। जापान हांगकांग, ग्वाम, फिलीपाइंस, शाम, मलाया, सिंगापुर इनको रोनता हुआ आगे बढ़ता ही गया और भारत पर भी जापानियों ने भारी हमले किए। पूर्वी एशिया में जापान का प्राधान्य स्थापित हो गया। इस प्रकार से दूरी राष्ट्रों को निरंतर विजय मिलती रही थी और मित्र राष्ट्रों की विजय का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन 1942 के अंत में दूरी राष्ट्रों की प्रगति रुक गई और वे हारने लगे। नवंबर 1942 में ब्रिटिश व अमेरिकन फौजों ने संयुक्त रूप से उत्तरी अमेरिका से जर्मन और इटालियन फौजों को खदेड़ना शुरू कर दिया और अंत में जो है उत्तरी अफ्रीका पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। 10 जुलाई 1943 को मित्र राष्ट्रों ने सिसिली पर आक्रमण किया और इटली की बारी थी। मुसोलिनी ने हिटलर की सहायता मांगी, किंतु इस समय जो है जर्मन सेना रूस से बुरी तरह से उलझी हुई थी, तो हिटलर कोई सहायता नहीं भेज सका। 19 जुलाई को मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से इटली पर आक्रमण कर दिया। इस समय इटली का जनमत जो है वो मुसोलिनी के विरुद्ध हो रहा था। तो 23 जुलाई को इटली के सम्राट ने इसे पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया और युद्ध जारी रखा। 3 दिसंबर 1943 को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस बीच जर्मनी के कुछ ये छतरीबाज सैनिक उस स्थान पर उतरे जहां मुसोलिनी नज़रबंद था। मुसोलिनी को छुड़ा लिया गया और मुसोलिनी ने जर्मनी की सहायता से पुनः इटली को अपने प्रभाव में लाने का असफल प्रयास किया और 4 जून 1944 को रोम पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। इटली में छुटपुट स्थानों पर जर्मन सेना युद्ध करती रही और 2 मई 1945 को उन्होंने भी हथियार डाल दिए। रूस में भी जर्मन सेनाओं की पराजय होती गई। 1944 को ग्रीष्म ऋतु तक रूस ने सभी क्षेत्रों में जर्मन सेनाओं को भगा दिया। जर्मनी की पराजय का लाभ उठाते हुए मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विरुद्ध पश्चिम में भी मोर्चा खोल दिया और 8 मार्च 1944 को 2000 अमेरिकन बम वर्षक ने बर्लिन पर भीषण बमबारी की और फ्रांस के उत्तर पश्चिमी समुद्र के किनारे मित्र राष्ट्रों की फौजें उतार दी गई और दिसंबर 1944 तक 3 लाख सेना फ्रांस पहुंच गई। फ्रांस की सीमा पर जर्मन किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया और 15 अगस्त 1944 को फ्रांस के पूर्व भूमध्य सागर तट पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उतारी गई। इससे जिसने तूलो और मार्सेली के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और 25 अगस्त को जर्मन अधिकृत पेरिस का भी पतन हो गया। जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस को मुक्त कराने के बाद मित्र राष्ट्रों की फौजों ने मध्य यूरोप में जर्मनी के अधीन राज्यों को मुक्त कराया। रूस ने जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, बाद में जिन पर जर्मनी का अधिकार हो गया था, अब रूस ने पुनः जो है उन पर अधिकार कर लिया। बाल्कन प्रायद्वीप के लगभग सभी राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हो गए और नवंबर 1944 में मित्र राष्ट्रों की फौजों ने हॉलैंड की ओर जर्मनी में प्रवेश किया। जब मित्र राष्ट्रों की सेना राइन नदी पार कर गई, तब जर्मनी की अंतिम घड़ी दिखाई देने लगी थी। जर्मनी की जनता हिटलर के विरुद्ध हो गई और उसकी हत्या करने का षड्यंत्र प्रारंभ हो गया।
इसी बीच जो है रूसी सेना पूरी क्षेत्र में जर्मनी के अधीन राज्यों को मुक्त करवाती बर्लिन की ओर तेज़ी से बढ़ने लगी और 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण कर दिया। इधर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की फौजें भी आ गई और अंत में 2 मई 1945 को बर्लिन का पतन हो गया। 4 मई को जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्रान सहित आत्महत्या कर ली। इटली के देशभक्तों ने मुसोलिनी और उसकी पत्नी को गोली से उड़ा दिया और 7 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और 8 मई को यूरोप में युद्ध बंद हो गया। अब केवल जो है जापानी ऐसा देश बचा था जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो युद्ध जारी रखते हुए मित्र राष्ट्रों का ध्यान जापान को पराजित करने की ओर बढ़ा। तो ब्रिटिश फौजें जो है सुदूर पूर्व में तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने बर्मा को मुक्त करवा लिया, उसके बाद मलाया, फिलीपाइन, सिंगापुर इनको मुक्त कराया और अंत में जापान पर भीषण आक्रमण हुए। 26 जुलाई 1945 को ये पोट्सडम सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, किंतु जापान ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप 6 अगस्त 1945 को जापान के अत्यंत ही समृद्ध नगर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जल करके लगभग भस्म हो गया। फिर भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उधर रूस ने भी जो है जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, फिर भी जापान झुकने को तैयार नहीं हुआ और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और नगर नागासाकी इस पर दूसरा बम डाला। बस जापान के प्रतिरोध का यही अंत हो गया और 14 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण कर दिया। जापान ने केवल सम्राट के विषय को सुरक्षित रखने की शर्त लगाई। मित्र राष्ट्रों ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए जापान को मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष जनरल मैकार्थर के निमंत्रण पे रखने की मांग की, जिसने स्वीकार करने के अतिरिक्त जापान के पास और कोई अन्य चारा नहीं था। जापान की इस पराजय के बाद द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका समाप्त हो गई। उसके बाद शांति समझौता हुआ। युद्ध की समाप्ति पर यह आवश्यक होगा कि युद्ध के बाद जो है विश्व में शांति स्थापित की जाए, तो विश्व में नई व्यवस्था की जाए, लेकिन एक ही स्थान पर बैठ कर के एक समय में निर्णय लेना कठिन था। तो इस बार परंपरागत तरीकों को त्याग करके नए भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठकें करके समझौते किए गए। और ये बैठकें कहाँ की गई? ये बैठकें की गई काहिरा, तेहरान, माल्टा और पोट्सडम आदि स्थानों पर हुई। इसके साथ ही साथ अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए, सर्वमान्य संधियां की गई, शांति स्थापित करने के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। मित्रराष्ट्र अटलांटिक चार्टर, इसके अलावा मास्को, तेहरान, माल्टा, पोट्सडम सम्मेलन में पहले ही कर चुके थे और प्रारंभिक कठिनाइयों के निराकरण के बाद संधि प्रपत्र तैयार कर लिए गए। उसके बाद पेरिस में 29 जुलाई 1946 से 15 अक्टूबर 1946 तक 21 राष्ट्रों का एक सामान्य सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में तैयार किए गए संधि प्रपत्रों को विजय, पराजय और युद्ध में भाग लेने वाले अन्य राज्यों के समक्ष विचार रखे गए। दोनों पक्षों को अपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया। 1919 के शांति सम्मेलन की अपेक्षा इस बार पराजित राष्ट्रों के प्रति उदारता का व्यवहार किया गया, क्योंकि प्रथम युद्ध के बाद संपन्न हुई संधि को पराजित राष्ट्रों पर थोपा गया था, जिसमें बड़े अनिष्टकारी परिणाम हुए। 1919 में शांति सम्मेलन की समस्त कार्यवाही को गुप्त रखा गया और पराजित राष्ट्रों को अपमानित किया गया था, लेकिन इस बार जो है विजयी राष्ट्रों के व्यवहार में शिष्टता थी। पराजित राष्ट्रों को विचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। पेरिस सम्मेलन में काफ़ी विचार विमर्श हुआ। 10 फरवरी 1947 को मित्र राष्ट्रों और 5 पराजित राष्ट्र इटली, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, फिनलैंड ने जो है इन संधियों पर हस्ताक्षर किए और इन संधियों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि करने हेतु 15 सितंबर 1946 को अंतिम तिथि स्वीकार कर ली गई। फिर भी जो है किसी पराजित राष्ट्र ने शांति संधियों का सम्मानजनक, संतोषजनक, न्याय संगत, अच्छी नहीं माना और इन संधियों में संशोधन करने हेतु उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और जापान के साथ शांति संधियों के विषय में तीव्र मतभेद बने और अंत में 1946 में जर्मनी के साथ, 1951 में जापान के साथ संधि की गई। ऑस्ट्रिया ने जुलाई 1955 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और अक्टूबर 1956 में रूस और जापान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों के बीच युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है
ये इसकी प्रमुख घटनाएं थी द्वितीय विश्व युद्ध की। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध घटनाओं के बाद इसके क्या परिणाम निकले, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम अब परिणामों में जो है पहला परिणाम था ये यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो गया। यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो गया। जो यूरोप का जो प्रभाव था, भाई द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप जो है विश्व इतिहास का निर्माता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्र आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से ये अपाहिज हो चुके थे और विश्व समाज को अनुशासित करने वाला यूरोप अब जो है वो समस्या प्रधान यूरोप बन गया था। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूर्ण रूप से पंगु हो चुका था। इटली सर्वनाश के कगार पर खड़ा था। ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों की जैसी हो गई थी। अब जो है विश्व में केवल दो ही महाशक्तियाँ बची थी, वो थी एक तो सोवियत रूस और अमेरिका। युद्ध के बाद दोनों ही प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उभर कर के सामने आए। विश्व के राष्ट्र तेजी से उनके प्रभाव क्षेत्रों में बंटने लगे। इस प्रकार विश्व राजनीति का नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकल करके इन दो महाशक्तियों के हाथों में चला गया। दूसरा परिणाम ये निकला, राष्ट्रीयता का नवजागरण हुआ। राष्ट्रीयता का नवजागरण। युद्ध के बाद जो है यूरोपीय देशों के साम्राज्यों में राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रज्वलित होने लगी। एशिया अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण ने तो यूरोपीय राष्ट्रों के अवशिष्ट प्रभाव को भी समाप्त कर दिया, जो बचा हुआ जो प्रभाव था। यूरोपीय देशों के साम्राज्य में राष्ट्रीयता और नवजागरण की शक्तियां इतनी मजबूत हो उठी थी कि यूरोपीय राष्ट्रों के लिए अपने साम्राज्य को बनाए रखना कठिन हो गया। पराजित जो देश थे, जर्मनी, इटली, जापान, इनके साम्राज्य तो छीन लिए गए थे, लेकिन विजय राष्ट्र भी अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। परिस्थितियों से विवश होकर के महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, जिससे भारत, बर्मा, पाकिस्तान, मलाया, मिस्र आदि देशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई और अफ्रीका के अनेक देशों को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फ्रेंच, हिंद, चीन में फ्रांसीसी साम्राज्य समाप्त हो गया। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम ये स्वतंत्र हो गए। हालैंड के उपनिवेश जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि ने हिंद एशिया नामक संघ राज्य की स्थापना की और स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये नवजागरण हुआ राष्ट्रीयता का। उसके बाद दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष हुआ। तीसरा परिणाम, दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष। भाई द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि प्राचीन शक्ति संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो गई और विश्व की दो प्रमुख फासिस्ट शक्तियां जर्मनी और इटली का पूर्ण रूप से पराभव हो चुका था। फ्रांस अपने विनाश की दहलीज पर खड़ा था। ब्रिटेन आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक दृष्टि से पहले से ही अपेक्षा अधिक क्षीण हो चुका था। यूरोपीय महाद्वीप पर युद्धकालीन महाशक्तियों के बावजूद शक्तिशाली होकर के निकलना एकमात्र राष्ट्र वो रूस था, लेकिन युद्धकालीन क्षति उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। रूस को विशाल प्रदेशों की उपलब्धि हुई। अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव पड़ा और उसकी सीमाओं में वह सभी प्रदेश सम्मिलित हो गए जो किसी समय जारकालीन रूस में शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस को जितना अपमान सहन करना पड़ा था, अब उसका उतना ही सम्मान बढ़ गया। विश्व राजनीति में साम्यवादी सिद्धांतों में लोगों की आस्था बढ़ने लगी। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया आदि जो सरकार बनी वह सोवियत रूस के मित्र बनी
और आंतरिक क्षेत्र में स्टालिन के शासन का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। रूसी नागरिकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई। अल्पकाल में ही जो है रूसियों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ नाजी आक्रमण के अवशेषों को मिटा दिया और शीघ्र ही विश्व की एक महाशक्ति बन गया। विध्वंसकारी महायुद्ध के अस्त व्यस्त विश्व में केवल एक ऐसा देश था जो सोवियत रूस का मुकाबला कर सके, और यह देश था अमेरिका। युद्ध में अमेरिका का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। आर्थिक दृष्टि से विश्व का एक सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र था ये, और विश्व के सभी पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका की सहायता से अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रकार युद्ध के बाद विश्व में शांति के दो प्रमुख केंद्र बन गए, एक तो सोवियत रूस और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला परिणाम, युद्ध के बाद विश्व में सिद्धांतों का संघर्ष। युद्ध के बाद विश्व में सिद्धांतों का संघर्ष। भाई द्वितीय युद्ध के बाद जो है विश्व सिद्धांतों और आदर्शों पर बल देने की प्रवृत्ति ये एक मुख्य विशेषता बन गई, और युद्ध के बाद जो है विश्व में विभिन्न सिद्धांतों और विचारधाराओं ने सिर उठाना शुरू कर दिया। कुछ ने तो साम्य था और कुछ में जो है परस्पर विरोध था। तो युद्धोत्तर विश्व में विभिन्न विचारधाराएं पल्लवित होती गई और अपनी शाखाओं और उपशाखाओं का विस्तार करती रही। युद्ध के बाद अमेरिका ने उदारवादी नीति अपनाई और आर्थिक दृष्टि से पस्त राष्ट्रों की आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की, और दूसरी ओर से जो है पिछड़े वर्ग एशियाई जो देश थे सहायता देने की नीति अपनाई। इस विचारधारा को अमेरिकन उदारवाद की संज्ञा दी गई। द्वितीय युद्ध के बाद सोवियत रूस साम्यवाद का प्रमुख केंद्र बन गया, और जिसका एकमात्र लक्ष्य विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना। उसने किसानों के समर्थन में और पूंजीपतियों के विरुद्ध अपने आकर्षक विचारों से साम्यवाद की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित किया। तो इस प्रकार से जो है सिद्धांतों का संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद शीत युद्ध का श्री गणेश हुआ। शीत युद्ध का श्री गणेश। भाई जैसा कि जो है सिद्धांतों में संघर्ष शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर रूस और अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों का उत्कर्ष हुआ था। नाजी जर्मनी को कुचलने के समान स्वार्थ भावना के कारण युद्धकाल में रूस और अमेरिका के बाद शक्तियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में मतभेद ज़्यादा बढ़ गए। दोनों पक्षों की विचारधाराओं में विरोध तो पहले ही से ही था। युद्धकाल में दोनों एक दूसरे के संदेह को दृष्टि से देखते गए। साम्यवादी रूस युद्धकाल में निरंतर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता रहा। उसके बाद देश रोकने का प्रयत्न करते रहे। पाश्चात्य देशों ने भी रूस को जो है युद्धकाल में उतना सहयोग नहीं दिया जितना देना चाहिए था। युद्ध के बाद दोनों पक्षों ने खुल करके एक दूसरे पर आरोप लगाए। साम्यवादी देशों का केंद्र रूस बन गया और साम्यवाद विरोधी देशों का नेतृत्व जो है अमेरिका करने लग गया। तो इस प्रकार से जो है यह शीत युद्ध शुरू हो गया। प्रादेशिक संगठन प्रारंभ हो गए। प्रादेशिक संगठन भाई युद्ध के बाद जो है कोई संतोषजनक शांति समझौता नहीं हो सका, तो संयुक्त राष्ट्र भी रूस और अमेरिका के बीच चलने वाले शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों अपनी भावी सुरक्षा के प्रादेशिक संगठनों के निर्माण की ओर अग्रसर होने लगे। एक और तो अमेरिका के नेतृत्व पश्चिमी राष्ट्रों के साम्यवादी राष्ट्रों के चारों ओर सुरक्षा संगठनों का घेरा डाल करके साम्यवाद पर अंकुश लगाने की चेष्टा की, तो दूसरी तरफ जो है रूस ने अपने और पश्चिमी मित्र राष्ट्रों के बीच साम्यवादी सरकारों की स्थापना करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया। पश्चिमी राष्ट्रों की सुरक्षा संगठनों में यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन में यह सीटो, बगदाद पैक्ट ये आदि उल्लेखनीय साम्यवादी सुरक्षा संगठनों में वार्सा पैक्ट प्रमुख था। उसके बाद निशस्त्रीकरण।
निशस्त्रीकरण भाई द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी जो है निशस्त्रीकरण के काफ़ी प्रयास हुए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इस समस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में नए नए वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र और अणुबम जैसे विनाशकारी शस्त्रों का प्रयोग हो चुका था, जिससे भावी विश्व में शांति बनाए रखना बहुत कठिन था, है? क्योंकि विनाशकारी शस्त्रों के आविष्कार के कारण यदि अब विश्व में तृतीय युद्ध लड़ा गया तो विश्व मात्र जो है राख का ढेर बनकर रह जाएगा। तो युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अस्त्र शस्त्रों को सीमित करने का प्रश्न जो है वो इस पर गंभीर विचार होने लगे, और इस प्रश्न के समाधान के लिए सरकार और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर जो है प्रयास किए गए, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच इस प्रश्न के संबंध में काफ़ी मतभेद हुए। एक पूर्णतः निशस्त्रीकरण का पक्षपाती तो दूसरा जो है आंशिक निशस्त्रीकरण चाहता था। इन मतभेदों के कारण जो है निशस्त्रीकरण के सभी प्रयास वो विफल हुए। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से लगातार जो है आज तक किसी भी देश ने निशस्त्रीकरण के महत्व को अस्वीकार नहीं किया है, और इसका महत्व आज भी है। इसके साथ ही साथ अगला परिणाम निकला संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यह महत्वपूर्ण परिणाम निकला। भाई द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से सभी राष्ट्र जो है वो आतंकित थे, और इस युद्ध के भीषण तांडव ने विचारशील राजनीतिज्ञों को मानव जाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्णय की तीव्र आवश्यकता अनुभव की। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका पिछले राष्ट्रसंघ से एक भिन्न संगठन बनाना चाहते थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट उसने ये कहा था कि राष्ट्रसंघ की असेंबली जैसी संस्था के पुनर्निर्माण से अधिक निरर्थक कोई कार्य नहीं है। युद्ध काल में ही इसकी स्थापना के प्रयत्न आरंभ हो गए थे, तो अक्टूबर 1943 में मास्को सम्मेलन में सामान्य सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने पर विचार किया गया। उसके बाद भिन्न भिन्न बैठकों में इसके संगठन और विधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो अप्रैल जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसको अंतिम रूप दिया गया, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना